नारी शक्ति वंदन यानी कि महिला आरक्षण अब एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। यानी सरकार परिसीमन की बाधा को दूर करने की तैयारी कर रही है। अब परिसीमन प्रक्रिया से पहले महिला आरक्षण को लाने की तैयारी है और जानकारी ये है कि इसी बजट सत्र में 2 विधेयक पेश किए जा सकते हैं, जिसे लेकर सरकार की तैयारी चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के साथ भी मुलाकात और आम सहमति बनाने पर बातचीत चल रही है। आज जनता की आवाज में इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, पक्ष विपक्ष से उनकी राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश की सियासत में एक बार फिर से नारी शक्ति का मुद्दा सुर्खियों के केंद्र में है और महिला आरक्षण को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने की दिशा में सरकार अब निर्णायक मोड़ पर नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार सिर्फ इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया तेज नहीं कर रही है, बल्कि जन जागरण, परिसीमन और सीटों के आरक्षण जैसे सबसे जटिल सवालों को भी सुलझाने की तैयारी में है, ताकि लागू करने में कोई बाधा न रहे। मौजूदा संसद सत्र 2 अप्रैल तक है और जानकारी के मुताबिक इस सत्र में संशोधन बिल पेश नहीं होगा। लेकिन रणनीति यहीं से दिलचस्प हो जाती है। सरकार सत्र को पूरी तरह से खत्म करने की बजाय स्थगित कर सकती है और फिर अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में एक विशेष छोटी लेकिन बेहद अहम सत्र बुलाई जा सकती है, जहां पर इस बिल को पास कराना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। उधर विपक्ष भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कई दलों ने सरकार को घेरते हुए सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई है। किरण रिजिजू को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि इतने बड़े फैसले पर सभी दलों के बीच में व्यापक सहमति जरूरी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर है हाजी नजीम खान, स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी, प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है, एहसान खान हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर विपुल सुनील हमारे साथ हैं और मोनिका शर्मा हमारे साथ है, अजय कुमार भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ से जुड़ चुके हैं। महिलाओं की बात हो रही प्रियंका जी, तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। महिला आरक्षण अब एक बड़े बदलाव की तरफ जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये बहुत अच्छी बात है और हमने पहले भी जब महिला आरक्षण की बात हुई थी तब से और आज तक हम यही कहते आए हैं कि महिलाओं ने हर जगह, आप जमीन से लेके आसमान तक अपना परचम लहराया है और अपनी योग्यता साबित भी की है। कंधे से कंधा मिलाकर के आज महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर महिलाओं को वो अधिकार मिलना चाहिए, जहां पर महिला अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं और महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, वो मुखरता के साथ रख सकती हैं। तो इसलिए महिला आरक्षण बहुत आवश्यकता है कि आज जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो तभी होगा जब उनको उस जगह पर भेजा जाएगा जहाँ पर वो अपने मुद्दे मुखरता के साथ रख सके। तो मुझे लगता है कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हालांकि आरक्षण के नाम पर पहले जब सरकार ने बोला था कि हम लाएंगे, अभी 2029 तक परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद होगा, तो तब जाकर के थोड़ा सा लगा था कि शायद सरकार पता नहीं लाएगी कि नहीं लाएगी, कहीं खोखले वादे ना साबित हो। लेकिन अगर 2026 के अंदर विधेयक ला करके इस तरह की चीजें ला रही है सरकार, तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं इसकी पूरी तरह से सराहना करती हूँ। विपक्ष बहुत सवाल खड़े कर रहा है और ये एक बड़े बदलाव की तैयारी में आपका टेक सबसे पहले क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजना जी शायर बड़ा खूब है और अपनी कलम से लिखता है तो या तो आंसू देता है या खुशी देता है। मैं 4 लाइन कह दूं जरा। क्या बात है बड़े चुपचाप बैठे हो, क्या बात है बड़े चुपचाप बैठे हो, कोई दिल लगी है या दिल लगा बैठे हो। तो मैंने वो देखा था कि इंदिरा जी ने 1971 में नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। तो मैंने स्वयं, मैं पसमानदा समाज से आता हूँ, मैंने किसी गांव में नहीं देखा कि सलीम का कोई मकान बना हो इंदिरा जी के नाम का, या फिर रहीम का कोई नाम बना हो इंदिरा जी के नाम का, या रामलाल के नाम का नाम बना हो कोई मकान इंदिरा जी के नाम। फिर एक और नारा दिया था इंदिरा जी ने, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे। बेचारे वो लोग गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, वो आधी रोटी खाते थे, आधी में से आधी खा के इंदिरा जी को लाए, लेकिन आज तक वो रोटी पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस। धन्य है मोदी जी,
जब सरकार में आते हैं तो सबका साथ सबका विकास, खासकर महिलाओं का शौचालय दिए। कोई सोच सकता है व्यक्ति कि दूर दराज में रहने वाली महिला जिसके पास शौच करने के लिए स्थान नहीं था, जब रात को बेचारी जाती थी तो सड़कों पर गाड़ी आती थी, अपनी शर्म को ढकने के लिए खड़ी हो जाती थी। वो तंज झेला है महिलाओं ने, वो तंज उस वही देख सकता है जो उस तंज में जिया हो, उस तंज को सहा हो। जब मोदी जी आते हैं तो महिलाओं को सम्मान संबंध कितनी योजना दी है। उज्ज्वला गैस योजना हो, महिला को सम्मान, किसान सम्मान निधि हो, महिला को सम्मान, पीएम आवास योजना, महिला को सम्मान, 78% महिला के नाम पे मकान दिए। आप जाके देखो, कमला देवी के नाम होगा तो फतिमा के नाम भी मकान होगा। आज जाके देखो तो रहमान के नाम भी मकान होगा तो सरस्वती देवी के नाम भी मकान होगा। गांव जाके गांव देखो, जाके गांव में तो ऐसी योजना दी है। और धन्य है मोदी जी जो नारी शक्ति हिंदुस्तान की आधे आबादी के लिए ऊपर काम किया है। यानी कि मानते हैं आप कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में देख पाएंगे। मैं मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, पसमानदा समाज से आता हूँ। उन महिलाओं का दर्द जो देखा है, जो कि आज वो वादा करके निभाया है। पहले नारे दिए जाते थे, मैंने बता दिए थे, रोटी का पड़ा और मकान, हम आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, वो नारे भी दिए थे। ठीक है, नारे थे। आज वादा किया है तो जमीन पर उतारा है। बिल्कुल जमीन पर उतारा है और उसे उतारने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, लेकिन विपक्ष को बहुत आपत्ति हो रही है। आखिर तकलीफ क्या? एक बार सवाल खड़े कर रहे हैं, जब इसे जल्द से जल्द लागू करने की बात आती है तो फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि महिलाओं के जो आरक्षण की बात होती है, महिलाओं के सुरक्षा की बात होती है, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल हो। लेकिन आखिर क्या ये सिर्फ पन्नों पर रहेगी? अरे भाई, आप कहते तो बहुत है। 2023 के अंदर हमने देखा था एक विधेयक पास करा गया था 33% महिलाओं को लेकर, लेकिन क्या अभी तक वो लागू किया? नहीं करा। लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि भाई हम 2029 के अंदर ये जो परिसीमन चेंज हो रहा है उसको लेकर आ रहे हैं, तो भाई आप लेके तो आइए। लेके आने से पहले इस तरीके की बातें करना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भी अन्याय है। और रही बात ये कि हम तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं के रोजगार की भी बात करते हैं। विपक्ष जब लंबे समय तक सत्ता में था तब क्यों नहीं हुआ सर? हाँ, देखिए, बिल्कुल महिला, अभी ये बताया ना इन्होंने देखिए इंदिरा गांधी जी के कितने कसीद के पड़े और इन्होंने सारी बातें कही। इन्होंने और शौचालय की बात अब 2014 के बाद में करिए, लेकिन अगर एक उठा के देख लें तो शौचालय तो पुराने भी बने हुए थे। आप 1983 सर, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, ये बात है। चलिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन जमीनी स्तर पे जो चीजें बदल रही उसकी तस्वीर भी तो हम देख रहे हैं ना। रंजना जी, क्या बदल रही है? एलपीजी के लिए अभी एक भाई मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि गैस का सिलेंडर लिया और उसकी स्लिप भी बता रहे थे बड़ी महंगी। उन्होंने स्लिप बता रहे थे कि इतना महंगा सिलेंडर लिया। आज ये बता दीजिए एलपीजी के जो हमारे भाई है, अरे हमारे सर दूसरी तस्वीर ये भी है ना, उसका नाम बताओ, कार्रवाई होगी। उसका नाम बताओ। हाँ, अभी उसका नाम बताओ, कार्रवाई होगी। वो जेल में जाएगा, वो जेल में जाएगा। उसका नाम बताओ। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ठीक है सर एक एक करके फिर वही बात, एक एक करके मुद्दे से नहीं भटकते, मुद्दे से नहीं भटकते सर। बहुत महंगी पर्ची दे रहा है, उसका नाम बताओ। वो आज ही जेल जाएगा। अभी देखिए अरे सुन तो लीजिए भाई, ये इतने विचलित क्यों हो रहे भाई? मुझे लगता है कि इनका कनेक्शन होगा उससे जो सिलेंडर इतना महंगा बिका उनका। सर, महिला आरक्षण की बात हो रही है, उसे भी दूर करने की लगातार कोशिश हो रही है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अजय सर, देखिए, आपको बता दें, अभी जैसा एहसान साहब कह रहे थे इंदिरा गांधी पे, उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीब हटा दिएगा, EWS बना दिएगा। इंदिरा जी सबसे ज़्यादा महिला विरोधी हिंदुस्तान में अगर कोई लेडी हुई तो इंदिरा गांधी हुई। रजिया सुल्तान पे फिल्म नहीं बनने दी, बाद में क्रांति बनी। आपको बतलाना, इस देश में उत्तर प्रदेश में मोहसिना किदवई सबसे अच्छी चीफ मिनिस्टर होती, मुस्लिम थी, महिला थी, नहीं बनने दे। साहिबानों का केस आ गया, राजीव गांधी ने पहले समर्थन किया, आरिफ मोहम्मद खान ने किया और राजीव गांधी ने कानून पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट का अनादर किया। दूसरी आपको बताना, एक से अच्छी नूर बानो थी, बहुत अच्छी, रामपुर की सांसद, नहीं बनने दिया। किसी मुस्लिम महिला को या किसी हिंदू महिला को पनपने नहीं दिया। पंडित विजय लक्ष्मी, जिनकी वजह से नेहरू पूरे दुनिया में जाने गए, नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, चुने नहीं गए थे। उसके पहले पंडित विजय लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बन गई थी। संयुक्त, आज तक कोई नेता ना पहुंच पाया उस मुकाम में, ना पहुंच पाएंगे। इवन मोदी जी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। मगर इंदिरा गांधी ने महिला के नाम पे कलंक थी। और सुनिए, आप देखिए, ये जो कानून आया, सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, ये जो कानून आया, सुन लीजिए,
इस कानून सुन सर एक एक करके बोलिए सर एक एक करके अंकल जी ने सुन लीजिए महिला के नाम पे कलम थी इंदिरा गांधी महिला सुने किसी महिला को नहीं पड़े एक मिनट ये चर्चा का कोई मतलब नहीं होगा सर इतिहास की बात हमने बहुत कर ली आज इंदिरा देखिए गांधी ने इसके लिए माफी मांगी कि महिलाओं के लिए उन्होंने नहीं सर किया सर आओ सुनिए राजीव गांधी मुझे मेरा सवाल सर उसका जवाब दीजिए महिला आरक्षण ये एक ऐतिहासिक फैसला बड़ा बदलाव देख रहे हैं हम अब जो है कि परिसीमन से ऊपर उठकर इसे लेकर तैयारी की जा रही आप इसके बारे में क्या कहेंगे क्या देखिए ऐसा है कि 2029 में चुनाव लोकसभा 2027 में यूपी के हैं और कई राज्यों में इस समय बीजेपी ने मौके का सोचा फायदा उठा लें इसके पहले 2023 में पास हुआ अब ये लगे हैं 2011 की जनगणना में पहले था कि 2027 की जनगणना के बात करेंगे परिसीमन ये चुनावी उसमें करके इसका ये फायदा उठा लेंगे राजनीतिक इसलिए ला रहे हैं परिसीमन के अलावा जो इसमें एक चीज़ अच्छी है रोटेशन सिस्टम रखेंगे जो साउथ में जिसका स्वागत हो रहा दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के आने की वजह महिला वोट थे मोदी को भी महिलाओं का वोट मिल जाता इवन आपको बता रहे हैं मुस्लिम महिलाएं भी मोदी को उतना खिलाफ नहीं है जितना मुस्लिम मेल है तो ये है वोट का एक ही है ये वोट के कर मगर आपको बता रहे हैं इसी बात पे चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी गई थी चंद्रशेखर महिला विधेयक लाना चाहते थे जब प्रधानमंत्री बने थे तो राजीव गांधी ने तुरंत मैथ लगाई और सरकार गिरा दी इतिहास की बात हम फिर करेंगे फिर सर आऊंगी आपके पास सर आऊंगी सर आपने सभी को सुना यहाँ पर और जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर अब बात हो रही है एक बड़ा बदलाव की तैयारी में हम बढ़ रहे हैं सर कह रहे हैं कि एक चुनावी एजेंडा के तौर पर इसे देख रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो इसीलिए अब सरकार कर रही है क्या आपका टेक होगा कैसे आप इसे समझ रहे हैं देखिए इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए राजनीतिक पार्टियां तो कतई कहीं न कहीं अपने चुनावी चीज़ों को टारगेट करके करती हैं लेकिन मुझे लगता है कि 2023 में जब इस विधेयक को पास किया इस सरकार ने और उसके बाद लगातार प्रयास कर रहे थे 2011 जनगणना को उन्होंने टारगेट किया फिर परिसीमन को लेकर के जा रहे थे उसमें भी संशोधन उन्होंने किया तो मुझे लगता है कि इस तरह की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए लगातार मैं सबको सुन रहा था आधी आबादी के को पूरा हक दिलाने का काम बहुत पहले होना चाहिए था इस देश में और बहुत पहले इस तरह का कानून आना चाहिए मैंने बहुत खराब शब्दों का प्रयोग देखा और बहुत खराब बातें करते हुए इन लोगों को देखा देश की एकमात्र प्रधानमंत्री हुई जो महिला इंदिरा गांधी के बारे में इंदिरा गांधी के बहुत सारे कामों की तारीफ होनी चाहिए किसी की भी कोई सीमा हो सकती है कहीं कोई चूक हो सकती है क्या इस सरकार से चूक नहीं होती है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सारे काम बहुत बेहतर हो रहे हैं मैं कह रहा हूं कि और पीछे कांग्रेस ने भी विधेयक लाने की कोशिश की विपक्ष के प्रवक्ताओं ने पता नहीं क्यों इस पर बात नहीं की और उस दौर में उन्होंने लाया और लालू प्रसाद यादव और क्या नाम है मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी और राजद ने विरोध किया उनका कहना था कि आरक्षण के भीतर आरक्षण चाहिए जबकि कोटे में कोटा और आप जानती हैं कि लोकसभा विधानसभाओं के लिए 33% आरक्षण देने से पहले सरकार SC ST का आरक्षण देती है और सरकार ने यह तय किया है कि महिलाओं के आरक्षण में भी हम आरक्षण देंगे लेकिन SC ST को OBC का प्रावधान वो मांग रहे थे और उनका कहना था कि अपर कास्ट की महिलाएं संसद में ज्यादा हो जाएंगी और कहीं न कहीं बहुजनों के लिए नुकसान होगा तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार बताया जाए कि इस पार्टी ने ला दिया और इस पार्टी ने नहीं लिया ऐसा नहीं है लंबे समय से इसके लिए कवायद हो रही थी और ये पूरी राजनीति सारे राजनीतिक दलों का की विफलता है कि अब तक महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया गया कई एक जगहों पर जैसे नीतीश कुमार ने अपने राज्य में तमाम जगहों पर नौकरियों से लेकर के तमाम जगहों पर 33% आरक्षण दिया और उसका परिणाम आप देख सकती हैं समाज में बदलाव आता है दुनिया के तमाम बड़े देशों में यूरोप की कंट्री का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पहले से प्रतिनिधित्व के लिए ये कानून बनाया गया और आज स्थिति ये है कि बिना उस कानून की ज़रूरत अब नहीं है महिलाओं की संख्या संसदों में 60% तक है छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे तो इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है जगह जगह केवल संसद की बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इस विधेयक को पास कर लेने के बाद अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा सोसाइटी की थिंकिंग बहुत खराब रही है महिलाओं को लेकर कार्यस्थल पर आप देख लीजिए लगातार यौन उत्पीड़न से लेकर के और तमाम जगहों तो मुझे लगता है कि लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इससे एक पॉजिटिव बदलाव होगा और उस बदलाव को मैं तो आगे बढ़ के कहता हूं कि हर जगह नौकरियों में तमाम अन्य जगहों पर भी इसको लागू किया जाना चाहिए पॉजिटिव बदलाव होगा सर कह रहे हैं ममता जी आपका क्या टेक है क्या कहेंगे आप
बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है ये मोदी सरकार का। और मैं, जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे कि ये केवल राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए है, तो मैं उस बात का समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मोदी सरकार ने केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए और वोट्स के बेनिफिट लेने के लिए इस चीज़ को अभी किया है। उन्होंने 2023 में इसको पहले बिल को पास करवाया। हाँ, फिर ये परिसीमन और जनगणना की वजह से थोड़ा सा अटका हुआ था कि जो कि जाकर के शायद लेकिन उस समय तो शर्तें तय थी ना 2023 में, फिर 2029 की बात हो रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन का मुद्दा सामने आ रहा है कि अब इसकी बाधा दूर करने की तैयारी, जब 2023 में शर्तें तय हुई थी तो फिर अब ये बदलाव क्यों? ये बदलाव इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें हमें जल्दी से जल्दी अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया होने में 2032-33 तक का समय निकल जाएगा और महत्वपूर्ण चुनाव चले जाएंगे। तो महिलाओं को हम मतलब और बाद में समय क्यों देंगे? गलती हर इंसान से होती है, उनसे में भी गलती हुई। उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि हम देश की आधी आबादी को और 10 साल 12 साल लटका देंगे, हम उनको अभी से क्यों ना लेके आगे आए। और उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए बीजेपी की सरकार कर रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अलावा नमो दीदी, नमो ब्रोन दीदी, ठीक है, उसके अलावा लखपति दीदी। तो उन्होंने लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने का प्रयास किया है। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकती कि वो सारे के सारे प्रयास जो है सफल हुए हैं। अभी भी उसको और कड़ाई से लागू करने की जरूरत है, और जब वो फाइनली हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ हो गया। क्योंकि कई बार देखिए होता है कि राजनीतिक दल बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन जब वो जमीन पे उतारना होता है, तो जब जमीन पे उतरेगा तब महिलाओं को सवाल यही है कि जमीन पर उतरेगा और दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है, कि दलों की तरफ से क्या देते हैं। आप कितना चेंजेस देखेंगी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या बदलाव देखेंगे आने वाले समय में? रंजना जी, देखिए, अगर जमीन पर लागू करना होता, मैं तो सभी पार्टी की बात करती हूँ, अगर सही में इच्छा शक्ति होती तो आपको आरक्षण की जरूरत क्या है? आप क्यों नहीं, जब भी आपके इलेक्शन होते हैं, क्यों नहीं आपका ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे करते हैं और उनको अपना फेस बनाते हैं? वादे दावे तो बहुत किए जाते हैं हर पार्टी की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस हो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन जब लड़ाने की बात आती है तो कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन? कितनी महिलाओं को लड़ाया गया? कितनी हमारी जो महिलाएं हैं जीत करके आज एमएलए या एमपी बन करके बैठी हुई हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब टिकट देने की बात आती है, और मैं कहती हूँ टिकट मिल भी जाता है, आप अगर जो आप प्रधानपति देख लीजिए, आजकल जो बन भी जाती हैं, जो आप पंचायती इलेक्शन के अंदर या छोटे इलेक्शन आप देख लीजिए, उनके अंदर जो महिलाएं आगे बढ़ करके जीत भी जाती हैं, आज उनको चला कौन रहा है? उनके पति चला रहे हैं। तो ये चीज के मैं विरोध में करती हूँ, इसको भी बदलना बहुत आवश्यकता है। और जो ये कह रहे थे ना कि पुरानी सरकारों में, देखिए, बहुत समय समय पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम पे वो स्थिति नहीं थी। हमारी जो महिलाएं थी ना शिक्षित होती थी, ना ही वो राजनीति में आगे आना चाहती थी। कितनी सारी हमने कुप्रथाओं से लड़ करके आगे आए हैं और अपना हक लिया है। महिलाएं आज भी लड़ रही हैं और अपना हक मांग रही हैं। वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आज हमें अपनी जो आवाज है वो बुलंद करनी है, और तभी वो बुलंद हो पाएगी जब वो वहां पर जाकर के पहुंचेंगी जहां पर उनकी आवाज सुनी जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। आज आपने एक प्रधानमंत्री, जो हमारी एकमात्र पहली प्रधानमंत्री है, उनको कलंक तक बोल दिया। तो आप सोचिए कि महिलाओं की आप टांग खींचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। क्या किसी भी और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोले जा सकते हैं? ऐसी आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए काम नहीं किया है? वो खुद एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसने महिला को प्रधानमंत्री बनाया। ये देश जो था उनको चाहता था, पूरे देश ने उनका समर्थन किया। आपने किस तरह से कह दिया? पूरा देश उनको वोट कर रहा था, वो उनको जिता करके प्रधानमंत्री बना रहा था, लेकिन आप उनको कलंक कह रहे हैं। देखिए, इसी तरह की बातें, इसी तरह की मानसिकता हमको बदलना है। जो महिलाओं को कुछ भी कह करके निकल जाते हैं और ये कहते हैं ना, महिलाएं इसी तरह से आगे बढ़ेंगी, अपना परचम लहराएंगी, और प्रधानमंत्री क्या, हमारे देश की आज राष्ट्रपति भी हैं। और मैं तो कहती हूँ वो प्रधानमंत्री, वो महिला प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसको आप कलंक बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ठीक है सर, फिर मुद्दा से भटक रहे मुद्दा से भटक रहे, लेकिन ठीक है। इसी बीच देखिए, हमारे बीच में यहाँ पर जनता भी मौजूद है, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। महिला आरक्षण में एक बड़े बदलाव की तैयारी है, 33% आरक्षण और बड़े बदलाव की तैयारी। अब जो परिसीमन है उसे हटाकर सबसे पहले महिला आरक्षण को लाने की बात सरकार कर रही है। कैसे आप देखते हैं इसे, और महिलाओं की भागीदारी से बढ़ेगी, क्या आपकी राय? नारी सशक्तिकरण के लिए तो आरक्षण होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जितनी नदियाँ हमारे यहाँ हैं सब नारी के नाम से हैं, ठीक है। तो
तो नारी को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। पहले सीता तब राम, तब गौरी, तब शंकर, इस प्रकार से मतलब नारी को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी लाइन आपने कही, आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार ने जो पहल लाई है और नारी का जो सशक्तिकरण है, हमें लगता है कि आज के डेट में वो दौर चल रही है कि कदम से कदम मिला करके किसी भी घर में चले जाइए तो हस्बैंड वाइफ दोनों जब तक अगर जॉब नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तो उस घर का विकास नहीं होगा। एक समय था कि हमारी बहन बेटियां जो है घर से निकलती नहीं थी, उन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है ना, उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं थी। अरे कहाँ जाएगी हमारी बहू बेटी, क्यों नौकरी करेगी, क्यों। लेकिन आज हर क्षेत्र में देख लिए, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपी हो, बीएसएफ हो, किसी भी लाइन में जाइए, या प्राइवेट जॉब हो, रेलवे हो, आज एक से एक बेटियां जो है रेलवे चला रही है, लड़ाकू विमान उड़ा रही है। तो ये अच्छी बात है और सरकार की अच्छी पहल है, और इस पर और आगे जो जितना भी अच्छा हो सकता है इसके लिए सरकार हल करे तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और देखिए, विपक्ष सवाल खड़े करता है, अच्छी बात है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े करता है और जब ये लागू होने की बात आती तो उन्हें दिक्कत होती। क्या आप इससे लेकर क्या कहेंगे? मैम, विपक्ष को तो हर अच्छे काम में आपत्ति है ना। विपक्ष तो कोई भी काम अगर अच्छा करने जाती है कोई सरकार, तो विपक्ष उसके लिए उंगली उठाता है कि ये काम सही नहीं है, गलत है। आप चेंजेस देखो ना, 2016-17 के बाद से कितने चेंजेस आए हैं। नारी को शक्ति मिली है, सब कुछ मिला है। अब जो कानून अगर आगे आएगा तो अच्छा ही होगा ना उसके लिए भी। तो हम तो इसके साथ हैं कानून के, हम तो के साथ हैं कानून के, सही है कानून, तो ये चाहिए भी बदलाव। देखिए, विपक्ष के हाथ से मुद्दा निकल चुका है, इसलिए विपक्ष जो है बौखलाया हुआ, उसने कुछ किया नहीं महिलाओं के लिए आज तक। सिर्फ जो है सो एक मतलब पार्टिकुलर जो है सामाजिक और जातिवादी का मुद्दा उठा करके उसने सिर्फ लोगों को बांट रखा है, ठीक है ना। और जब देख रहा है कि अब सरकार हमारे हाथ से सारा कुछ निकल गया, सरकार कदम टू कदम बढ़ते जा रहा है आगे, तो विपक्ष क्या करेगा? वो तो कभी विपक्ष आएगा कि भाई सत्ताधारी को हम, वो तो अपना उसका बड़ाई कर नहीं सकता ना, क्योंकि अगर बड़ाई करेगा तो उसका कहाँ से सवाल उठाने का अधिकार सभी को है और विपक्ष की बात हो रही है। सर, जनता की तरफ से भी कहा जा रहा है कि विपक्ष तो सिर्फ सवाल खड़े कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया। प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? हाँ, देखिए, विपक्ष अगर सवाल ना उठाए तो मुझे लगता है कि जनता के जो सवाल हैं वो कभी सरकार पूरी ना कर पाए। और देखिए, 18वीं लोकसभा के अंदर 75 महिलाएं सांसद रही हैं और रही हैं, और देखिए जिसका रेशो पूरा निकल के आता 14% के आसपास लोकसभा के अंदर। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो 224 राज्यसभा के अंदर से 42 महिलाएं हैं, जिसका परसेंटेज 17% के करीब आ जाता। और देखिए, महिला तो लोकसभा राज्यसभा में भी है, और हमारे देश के महिला राष्ट्रपति भी बनी है, प्रधानमंत्री भी बनी है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अब शब्द कहे तो हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख हुआ। और देखिए, हम तो हर प्रधानमंत्री के सम्मान करते हैं, चाहे वो एक्स हो या प्रेजेंट में हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं पूरा देश के होते हैं, किसी एक पार्टिकुलर से नहीं होते। और रही बात ये कि भी देखिए, हम तो कहते हैं कि आपने 33% की बात करी है, तो भाई आपने 2011 का आंकड़ा लिया, 2011 का क्यों लिया? आप आगे जनगणना कराते, आप 2021 में कराते, चलिए कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद जो अभी चल रहा था उसमें आप करा देते। लेकिन 2026 के अंदर ही इस तरीके की बात रखना तो कहीं ना कहीं ठीक है। सरकारें पहले भी थी, 14 से पहले, ऐसा नहीं सरकार नहीं थी। सरकार राजीव गांधी की भी थी, इंदिरा जी की भी थी, जवाहरलाल नेहरू की भी थी, हमारा, हाँ, अटल जी की भी थी। हमारा उनका नीतिगत विरोध है, पर्सनल विरोध नहीं है। हमारी नारी शक्ति को, आधी आबादी को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए 14 के बाद में, वो सराहनीय है। जनधन खाते नहीं थे महिलाओं के पास में, गरीब गांव की महिलाओं को जान रही थी, बैंक में जाना नहीं पता होता था। आज सबका जनधन खाते खोले गए हैं। ये सरकार पहले भी कर सकती, इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी। हमारी नारी शक्ति जो आधी आबादी है, जो गृहिणी भी है, जो कामकाजी महिला भी है, जो शिक्षक भी है, और आज तो पायलट जज बन रही है। जब तक हम उनके पर लगाने के लिए उनको आज़ादी नहीं देंगे, पंख नहीं देंगे, योजना नहीं देंगे, सुकन्या योजना एक छोटी बच्ची के लिए जब पैदा होती है, योजना पहले दे सकते थे, किसने रोका था? कांग्रेस को। आज मोदी जी ने दिया है ना, तो कहीं ना कहीं वो इच्छा शक्ति और आर्थिक शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी ने ज़्यादातर उन महिलाओं का काम किया है जो पिछड़ी जाति से जाती थी, जो बेचारी मजबूर थी, जो मजदूर थी, चाहे वो दिन का रोटी खाती थी, तो उनके घर में भी दिया जला है, उनके घर में बेटी पढ़ रही है, उनके घर में भी कन्या होती है, तो उनके घर में पैसे पहुंचते हैं, और पैसे डायरेक्ट पहुंचते हैं। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 5 पैसे 10 पैसे पहुँचते हैं, तो फ़र्क है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का,
नारी शक्ति को आगे लेके जा रहे हैं और इस विधेयक का, इस आरक्षण का हम सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं हमारी आधी आबादी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे लेके जाए। सर इसमें ये भी प्रस्ताव है कि जो लोकसभा की सीटें हैं उसे भी बढ़ाए, 543 से 816 करें और 273 महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही जा रही है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कितना बड़ा बदलाव होगा, क्या चेंजेस आप देखते हैं? देखिए इसमें क्या है, ये 50% सीटें बढ़ाएंगे। 50% सीटें बढ़ाने पे अब इसमें जब महिलाओं का आरक्षण देंगे तो महिलाएं चूंकि आधी आबादी है तो महिलाएं इनको लगभग कम से कम, अगर बहुत कम मिली तो 15% मिल जाएंगी। अगर 15% मिल गई तो महिलाओं का 15% वो उसका भी 15% आएगा। तो अगर 15% वोट बढ़ता है बीजेपी का तो फुल फ्लैश उनकी सरकारें होंगी। ये इनका राजनीतिक सोच है और उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। आप देखिए कुछ भी हो, 2014 में इन्होंने प्रयास किया, नहीं हुआ। 2019 में ये इस रेजोल्यूशन को लाए, उस समय ये लागू नहीं कर सकते क्योंकि परसिबन मस्ट भी होना था। अब ये ला रहे हैं, इसका ये बेनिफिट उठाएंगे, पॉलिटिकल गेन के लिए इन्होंने किया है। परंतु उधर कांग्रेस इतने शासन में रही, 1967 में उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने ये बात रखी कि महिला आरक्षण देंगे। 10 राज्यों में सरकार आ गई, कांग्रेस की पलट गई। उसके बाद जब महिला आरक्षण लागू होने को हुआ तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो सरकारें गिरा दी। उस समय भी कांग्रेस में कहा गया। 1975 में चंद्रशेखर ने बात कही कि मैं इनका साथ नहीं दूंगा अगर महिलाओं का आपने आरक्षण कर दिया। महिलाओं के आरक्षण से शुरुआत हुई इंदिरा जी से मतभेद। इंदिरा जी से उस समय भी कहा गया, एक सेक्शन 75 में भी कहा गया, 20 जून 1975 को भी कहा गया था कि इंदिरा जी आपको हाई कोर्ट से आपकी सदस्यता चली गई, आप महिला आरक्षण ला दें। ये बाबू जगजीवन राम ने और चंद्रशेखर जी ने कहा था, नहीं माने, इन्होंने इमरजेंसी ला दी। इसके बाद आपको जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो वो महिला आरक्षण लाना चाह रहे थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस साहिबानो मुकदमा जीत गई थी सुप्रीम कोर्ट से, कांग्रेस ने। अब आपको दूसरी एक बात बता दें, अगर ये राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, मोदी जी अपने घर पर भी महिला का ध्यान रखें। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, पूरा देश पूछेगा। विपुल सर, दूसरी एक बात सर, आ रही हो एक मिनट, इसके पहले एक बार कमलनाथ और ये माधवराव सिंधिया और नेताम, ये 3 लोग चुनाव नहीं लड़े थे, कुछ कारणवश कहीं नाम आ गया था तो इनकी पत्नियां लड़ी, उसके बाद इन नेताओं ने क्या किया, इन नेताओं ने क्या किया, अपनी पत्नियों को छुड़वा दिया। एक दया शंकर नाम का मंत्री था, उसने मायावती पे कमेंट्स किया तो उसने अपनी पत्नी को लाने से भटकने वाली बात हो रही सर। अपनी पत्नी हाँ, को नहीं लाएंगे। सर बताइए। देखिए जो बातचीत हो रही है उस पर मैं बात करता हूँ। इन्होंने अभी बहुत सारी बातें की, चंद्रशेखर जी का जिक्र किया। चंद्रशेखर जी की अपनी भी महत्वाकांक्षा थी, उन्हें प्रधानमंत्री भी बनना था। केवल महिला विधेयक के नाम पर वो अलग नहीं हुए होंगे, उनकी बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। अब बात सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 1992-93 में पंचायतों में 33% रिजर्वेशन लेकर के कौन आता है? हाँ, कौन लेकर के आता है? उनका मानना है, कांग्रेस की सरकार थी और मानना था कि आगे चल के जनप्रतिनिधि करने लायक बने महिलाएं। निश्चित तौर पर इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति में महिलाओं की इतनी संख्या नहीं हुआ करती थी जितनी आज है। आज तो कम से कम 15% है ना। आज ऐसी स्थिति बनी है कि हम महिलाएं अपने से जाकर के स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ रही हैं। पंचायतों में करके ये अगली कड़ी प्रस्तुत करनी थी कि पंचायत के लेवल से शुरू होकर के देश की संसद और विधानसभाओं तक पहुंचे, हम तैयार करें। हालांकि उसका दुरुपयोग है, भारत की जनता, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी पत्नी को बना देते हैं और प्रधानपति घूम रहा होता है तमाम जगहों पर। अभी उत्तर प्रदेश में एक मसला आया है, जिला पंचायत अध्यक्ष की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष है महिला और उसका पति बोल रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी ढंग से कार्रवाई की है उस पर। ठीक है, उस व्यक्ति को, मतलब उसको चुनाव लड़ने पर अपने तरीके से उन्होंने जो कर सकते थे उस पर तमाम तरह की धाराएं लगा करके। तो मुझे लगता है कि ये कलेक्टिव प्रयास है और भारत की संसद बहुत लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। ठीक बात है कि कहीं कोई सीमा रह गई। सीट की आप बात कर रही थी, इनसे प्रश्न आपने किया था, उसका जवाब मैं दे देता हूं कि 50% सीटें क्यों बढ़ाई जाती। कोई भी रिजर्वेशन लाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उससे एग्जिस्टिंग सीटों पर असर ना पड़े। पिछले दिनों 27% आरक्षण आया, जैसे विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए आया, तो 54% सीटें हमने विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए बढ़ाई। उससे ये हुआ कि जो सामान्य वर्ग से या तमाम पहले से जो छात्र थे उनकी सीटों पर असर न पड़े, अतिरिक्त सीटों को क्रिएट करके आरक्षण दिया जाए। यही प्रयास है, परिसीमन को ध्यान में रख करके, इसलिए इस आरक्षण को लाने का प्रयास था कि आने वाले समय में जो अभी मौजूदा सांसद हैं, अधिकतर पुरुष ही होंगे, तो उनकी सीटों पर असर न पड़े, तो सीटों को बढ़ा करके 33%। सीटों की बढ़ोतरी को लेकर हमने देखा कि दक्षिण के राज्यों की नाराजगी थी, तो आप इसे कितना जायज समझती है, क्या लगता है इसे लेकर?
नहीं, वो नाराज़गी ठीक नहीं है। देखिए, सीटों की बढ़ोतरी तो होनी चाहिए, क्योंकि मतलब जो जनसंख्या 80 करोड़ की थी वो आज 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। तो हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भी मतलब हमें ज़्यादा मतलब राजनेताओं की ज़रूरत होगी। कम राजनेताओं से हम कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो उनके उतने नेता भी होने चाहिए जो उनको संभाल सकें, उन तक योजनाओं का बेनिफिट पहुँचा सकें, उनको योजनाओं की जानकारियाँ दे सकें और कैसे वो अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये जनता के प्रतिनिधि ही तो करेंगे। तो प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो नाराजगी तो बिल्कुल नहीं सही है। बस हमें ये ध्यान देना है कि महिलाओं के बारे में जो भी हम नियम बना रहे हैं या नियम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं उसको जमीन पर उतारें। महिलाओं को सभी राजनीतिक पार्टियां संगठन में स्थान दें। जब तक संगठन में स्थान नहीं देंगी, जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखिए, राजनीतिक पार्टियां हमेशा ये चाहती हैं कि भाई जो जीते उसको टिकट दी जाए। तो विनेबल को जो कैंडिडेट है वो कौन होगा? विनेबल कैंडिडेट वो होगा जो जनता से मिल रहा होगा, जनता के सुख दुख में बैठ रहा होगा, जा रहा होगा, जान पहचान जनता पहचानेगी तब तो वोट देगी। अगर हम एकदम से सिर्फ महिला को ला करके खड़ा कर देंगे चुनाव के टाइम पर, कोई उसको जानता ही नहीं है, तो उसको यानी कि भागीदारी जमीनी स्तर पर भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, तभी मैंने संगठन की बात की कि देश की राजनीति है, संगठन की राजनीति है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को संगठन में महिलाओं को स्थान देना पड़ेगा और उनका जनसंपर्क बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जनसंपर्क अगर नहीं बढ़ रहा है, हम आपसे मिल ही नहीं रहे रंजना जी, आप हमको जानती नहीं, आप हमें कैसे वोट दे देंगी? अगर मैं आपसे 10 बार मिलूंगी, आपके सुख दुख में बैठूंगी, आपका कुछ काम कराऊंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हम इनको जानते हैं। आज ये किसी भी लोगों के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। तमाम लोग हैं जो पंचायत प्रमुख से संसद, देश की संसद तक पहुंचे हैं। तो यही मुझे लगता है कि 92-93 में कांग्रेस सरकार ने प्रयास किया होगा कि यहाँ से शुरू करते हैं पंचायतों से। और जो दक्षिण वाला प्रश्न आपने किया था, दक्षिण को ये डर है कि उत्तर प्रदेश, बिहार की सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, उनका प्रतिनिधित्व तो कम होगा, मतलब उनकी आबादी में वो वृद्धि नहीं है जितना हमारे यहाँ है। तथा कथित तौर पर जो ये मध्य भारत, उत्तर भारत का है, तो ये तो मुझे लगता है कि अनावश्यक विरोध है जनसंख्या। और ये पहले से तय है, कोई ये सरकार लेकर के नहीं आ रही है। परिसीमन का वर्ष, परिसीमन का समय, सब कुछ पहले से तय है। और परिसीमन बहुत जरूरी चीज़ है और दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया भर की संसदों में संख्या बढ़ाई जा रही है। सर जल्दी से। इसमें एक सबसे बड़ा खतरा ये होगा, जो 273 सीटें महिलाओं की होंगी, इसमें निश्चित तौर पे सांसदों के रिश्तेदार, परिवार, कुछ सांसद 70-75 के हो गए तो उनकी बीबी आ जाएगी, बच्ची। इसमें भाजपा को सबसे पहले शुरुआत। तो देखिए, महिला आरक्षण जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है, जनता की आवाज में आज हमने इस मुद्दे पे चर्चा की। पक्ष, विपक्ष और पॉलिटिकल एनालिस्ट का क्या कुछ इस पर राय था, आपने सुना। सबसे बड़ी बात है कि अब इसे लेकर जो पक्ष है वो लगातार विपक्ष के साथ जो आम सहमति है वो बनाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ 2 विधेयक पेश होने जा रहा है। अब ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस बजट सत्र में ये पेश होता है और उसके बाद आगे क्या कुछ इस पर डेवलपमेंट होता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, देखते रहे तमाम बड़ी खबरें भारत 24 पर।